हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंजाइम का पूरा कहानी ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये एंजाइम वाकई में होता क्या है। तो आइए अभी हम लोग समझने वाले हैं एंजाइम। घबराने की जरूरत है नहीं। और दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए फटाक से सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं एंजाइम। क्या एंजाइम? ये एंजाइम क्या होता है, कहां से आया, किसने खोजा, सारा चीज आज हम लोग इस चीज में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एंजाइम जो होता है, हम लोग इंग्लिश में भी इसको एंजाइम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम ही कहते हैं। तो कहा जाता है एंजाइम जो होता है प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन से क्या सर? प्रोटीन में किस चीज से? तो दोस्तों, एंजाइम जो होता है प्रोटीन के एमिनो अम्ल से बना होता है। किससे? एमिनो अम्ल से। कौन? एंजाइम। ठीक है। तो अब कहता है कि एंजाइम जो होता है प्रोटीन से बना होता है और ये हमारे पूरे शरीर में मौजूद होता है। अब ये हमारे पूरे शरीर में मौजूद क्यों होता है, आइए इस चीज को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है। अब ये एंजाइम उसमें क्या करता है? उसकी गति को बढ़ा देता है, उसकी मोशन को बढ़ा देता है। किसकी मोशन की बात कर रहे सर? तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के मोशन की बात कर रहे, गति की बात कर रहे। यानी रासायनिक अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? एंजाइम बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? बढ़ा देता है। तो वही बात है कि एंजाइम शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को गति प्रदान करता है और कुछ मामलों में ये एंजाइम उन रासायनिक अभिक्रियाओं को लाखों गुना तक बढ़ा देता है। बोलिए कैसे होता है? तो एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जिस तरह से हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक्सीलेटर जब लेते हैं तो गाड़ी बहुत जोर से बढ़ने लगती है। वैसे एंजाइम जो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में एक्सीलेटर का काम करता है। ठीक है। क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि इसका खोज किसने किया था। तो सबसे पहले 1833 में, कब? एंजाइम का 1833 में एनसल्मे पायन ने खोज किया था। एनसल्मे पायन कौन था? एक जर्मन रसायन शास्त्री था दोस्तों। ठीक है। जर्मन रसायन शास्त्री था और इन्होंने सबसे पहले एंजाइम को देखा। कब? 1833 में। ठीक है। 1833 में देखा, लेकिन इन्होंने उस एंजाइम का नाम एंजाइम नहीं रख पाया, उसका नाम इन्होंने नहीं दे पाया। तो इसका नाम कब पड़ता है? एंजाइम जो हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, उसका नाम एंजाइम इन्होंने नहीं दे पाया। लेकिन एंजाइम इसका नाम कब पड़ा? तो इसका नाम कब पड़ा दोस्तों? 1877 में। कब? 1877 में एक फिजियोलॉजिस्ट, कौन? एक फिजियोलॉजिस्ट था। कौन? विल्हेम कुन। ठीक है। विल्हेम कुन जो था दोस्तों एक फिजियोलॉजिस्ट था जिन्होंने एंजाइम नाम दिया। एंजाइम का नाम किसने दिया है? तो याद रखना, विल्हेम कुन ने। कब दिया? 1877 में। जबकि एंजाइम का खोज कब हो चुका था? 1833 में। खोज करने वाला कोई दूसरा आदमी है और नाम देने वाला कोई दूसरा आदमी है। तो सर एंजाइम का नाम इसके दिमाग में कैसे आया? तो एंजाइम जो था दोस्तों इन्होंने किस में पाया? खमीर में। ठीक है। खमीर में पाया। तो एंजाइम खमीर से लिया गया, यूनानी भाषा खमीर से एंजाइम नाम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है?
रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। अब आइए समझते हैं कि इसका कार्य क्या है, यानी वर्क की बात करेंगे तो एंजाइम का काम क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होते हैं। जैसे जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है दोस्तों? तो बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और उस ग्लूकोज को छोटे छोटे आकार में विखंडित करने वाले का नाम क्या होता है? एंजाइम होता है। तो उस ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जो होता है मेरे भाई लोग, उस ग्लूकोज को एंजाइम क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देता है और छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित होने के बाद हमारे शरीर उसको क्या करता है? ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेता है। उस ग्लूकोज के छोटे 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 आकार को हमारा शरीर क्या कर लेता है दोस्तों? ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पर। एंजाइम डीएनए प्रतिकृति बनाने में सहायक होता है। एंजाइम, देखिए एंजाइम बहुत अच्छा काम ये भी कर रहा है कि एंजाइम जो होता है डीएनए प्रतिकृति बनाने का काम करता है। बोल सर ये डीएनए प्रतिकृति क्या होता है? तो दोस्तों आइए अभी हम लोग समझ रहे हैं कि डीएनए प्रतिकृति क्या होता है। इसलिए एकदम फोकस वीडियो पे करिए दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी। इसलिए देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका लाभ मिल सके। तो डीएनए प्रतिकृति की बात कर रहे हैं दोस्तों। डीएनए प्रतिकृति जो होता है ना, नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी डीएनए के जैसा नए डीएनए बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं दोस्तों। तो एंजाइम जो होता है डीएनए प्रतिकृति बनाने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं, लीवर। लीवर समझ लीजिए पहले, लीवर बोलते किसको है? लीवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक है, और अगर उर्दू में इसको कहोगे तो जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिगर। और एक चीज हम लोग हिंदी में इसी जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं। कलेजा समझते हो ना, इसी को लीवर बोला जाता है इंग्लिश में। और यदि आप हिंदी में बोलो तो इसको यकृत बोला जाता है, जो हमारे शरीर में ठीक ठाक होता है। यहाँ पे जहां पे फेफड़ा होता है वहां पे ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर ही दिखता है उस टाइप का। ठीक है, आपका कलेजा जिसको हम लोग बोलते हैं, कलेजी, उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। और ये लीवर क्या करता है सुनिए, तो कहता है लीवर विषाक्त पदार्थों को कम करने का काम करता है। विषाक्त मतलब जहरीले पदार्थों को, खराब पदार्थों को, जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ आ जाता है, विषाक्त पदार्थ, जहरीले पदार्थ को ये क्या करता है? कम करने का काम करता है। लेकिन क्या दोस्तों ये ऐसे ही कर लेता है? नहीं, याद रखना, उस विषाक्त पदार्थ को भी कम करने का काम अगर लीवर करता है तो वो किसकी सहायता लेता है दोस्तों? तो याद रखना, वो भी एंजाइम का उपयोग करता है। किसका? एंजाइम का उपयोग करता है। ठीक है, और बात रही कि एंजाइम, सर अभी बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कंप्लीटली। अब आता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पर सही रूप से काम कर पाता है। तो इसका मतलब यह है कि कम टेम्परेचर काम नहीं करता है, कम टेम्परेचर में या अधिक टेम्परेचर में बहुत ज्यादा काम करने लगता है। दोस्तों एंजाइम जो होता है, एंजाइम को हमारे शरीर में काम करने के लिए, क्योंकि वसा का पाचन, ये जितना सारा, फिर भोजन का पाचन, इन सब चीजों में एंजाइम का ही योगदान होता है दोस्तों।
तो सही टेम्परेचर होने पर, क्योंकि हमको पता है हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है, हमारे शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का तापमान। याद रखना, हमारे शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में है कहे तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फारेनहाइट में कहे तो 98.6 यानी 98.6 फारेनहाइट होता है। तो कहता है कि एंजाइम जो होता है सामान्य तापमान पर, हमारे शरीर के सामान्य तापमान अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंजाइम जो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छा से काम करता है। लेकिन क्या कम हो जाने पर यह काम करता है? आंसर हां, काम करता है, लेकिन धीमी गति से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए तापमान भी कम होना, 37 डिग्री से कम होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। क्योंकि क्यों हानिकारक होता है? इसका कारण है कि एंजाइम सही तरह से काम कर नहीं पाता। और यदि 37 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा हो जाए, जिसे हम लोग बुखार लगना कहते हैं, तो जब बुखार लग जाता है तो उस टाइम भी याद रखना मेरे दोस्त और दीदी लोग, उस टाइम भी एंजाइम सही से काम नहीं कर पाता है। और एंजाइम सही से काम नहीं कर पाने के कारण हमारे शरीर में कोशिकीय क्रियाएं ठीक ढंग से नहीं होने लगता, जिसके कारण हम लोग कमजोर होते जाते हैं। फिर दवाई वगैरह लेते हैं, फिर इसको मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद क्या करता है? सबसे पहले पैरासीटामोल देता है, एक दवाई है ना, पैरासीटामोल देता है। और क्या कहता है? पैरासीटामोल जैसे ही खाते हैं तुरंत टेम्परेचर क्या हो जाता है? जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में आ जाता है। तो ये कारण है कि सही तापमान यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम ठीक तरह से काम करेगा। ज्यादा हो जाएगा तो ठीक से नहीं काम करेगा, और यदि कम हो जाएगा तो फिर बहुत धीमी गति से काम करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आंत में एंजाइम का पीएच मान कितना होता है। आंत समझते हैं? आंत, आंत मींस अतड़ी। अतड़ी जो देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार के आंत पाए जाते हैं, एक बड़ी आंत होता है दोस्तों और एक छोटी आंत होता है। बड़ी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत जिससे गुदा द्वार लगा हुआ होता है, और छोटी आंत हम लोग अतड़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतड़ी को। ठीक है, तो दो प्रकार के आंत होते हैं, उस आंत की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आंत में जो होता है दोस्तों, आंत में एंजाइम 7.5 पीएच मान पर ठीक तरह से काम करता है। अब पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान जो होता है दोस्तों, ये अम्ल, क्षारक और लवण को प्रदर्शित करता है, यानी अम्ल, क्षारक और लवण को बताता है। यदि 7 से कम मान हो तो वो अम्ल माध्यम प्रदर्शित करता है, अम्ल माध्यम को दर्शाता है। और यदि 7 हो पीएच मान तो वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि वो ना अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। ठीक है, और अगर 7 से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो वो क्षार होता है। केमिस्ट्री का क्लास में आप देख सकते हैं, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में आप आराम से वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहता है आंत में एंजाइम जो होता है 7.5 डिग्री, सॉरी 7.5 पीएच मान पर, यानी क्षारीय मान होता है वहां पे। 7.5 क्या, 7 से अधिक हो गया ना, तो क्षारीय है। तो क्षारीय प्रकृति यानी अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि 7.5 पीएच मान पर ठीक से काम करता है, जबकि पेट में पीएच मान कितना हो जाता है? 2। क्यों दोस्तों? तो यहां पे देखिए एक चीज, देखिए आंत जो होता है, अग्नाशय जो होती है, अग्नाशय क्षारीय माध्यम होता है, जबकि पेट में अम्ल की अधिकता होने के कारण, अम्ल की अधिकता होने के कारण पेट का पीएच मान 2 रहता है। तो क्या 2 से पीएच मान बढ़ जाए तो काम ठीक से करेगा एंजाइम? आंसर नहीं। अगर 2 से कम भी हो जाए तो काम करेगा? आंसर नहीं। यानी ये ठीक तरह से कब करता है? जब इसका पीएच मान 2 होता है, तब एंजाइम पेट में ठीक से काम करता है। अब कहता है कि यदि तापमान अम्ल या क्षार अधिक हो, हम बोले ना यहां पे तापमान की बात कर रहे थे, किधर कर रहे थे? तापमान की बात यहां पे।
तो कह रहा है यदि ताप ज्यादा अगर क्षार भी हो जाए या ज्यादा अम्ल भी हो जाए तो क्या होता है, यदि ताप अम्ल या क्षार अधिक हो जाए तो एंजाइम क्या करता है दोस्तों, एंजाइम अपना आकार बदल लेता है। एंजाइम क्या करता है, अपना आकार बदल लेता है, और आकार बदल लेने के कारण वो क्या होता है, दूसरे यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से यानी अन्य अणु के साथ वो जुट नहीं पाता, ऐसे नहीं कर पाता है कि एनलॉक प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण सही कार्य नहीं कर पाता है एंजाइम। तो ये था दोस्तों एंजाइम का कार्य। अभी हम लोग समझने वाले हैं एंजाइम का टाइप और एंजाइम का उपयोग। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। अब आइए हम लोग समझते हैं एंजाइम के प्रकार। तो सर एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पे अभी हम लोग जो समझने वाले हैं एंजाइम के इंपॉर्टेंट टाइप। नहीं तो ऐसे बोल कितना होता है सर, कितना टाइप होता है एंजाइम का, कितना प्रकार होता है? तो दोस्तों एंजाइम का प्रकार हमारे शरीर में 50 से 70 हजार तक होता है। कितना? 50 से 70 हजार तक एंजाइम हमारे शरीर में काम करता है। हमने जो लिखा है 7-8 टाइप, इतना एंजाइम नहीं होता, याद रखना। हमारे शरीर में एंजाइम की संख्या 50 से 70 हजार तक होता है दोस्तों। तो उतना एंजाइम को पढ़ना जरूरी है नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट एंजाइम था उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले एंजाइम के टाइप को समझते हैं। तो एंजाइम के टाइप में सबसे पहला जो आता है दोस्तों वो है लिपेसिस। क्या है? लिपेसिस। यह एंजाइम एक समूह है। क्या है? ये एंजाइम का एक समूह है, मतलब लिपेसिस में भी बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हमारे आंतड़ी में उपस्थित होता है। लिपेसिस एंजाइम जो होता है हमारे आंतड़ी में उपस्थित होता है, यानी हमारे आंत में उपस्थित होता है दोस्तों। और ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा को सड़ा गला करके पचाता है। ठीक है, तो लिपेसिस का क्या काम है दोस्तों, वसा को पचाना। अब बात है एमिलेज का। एमिलेज क्या करता है दोस्तों, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। कहां पे? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। आप बोल सर ये स्टार्च क्या है? तो देखिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्च को ऐसे समझते हैं। आप एक काम करिए, आप रोटी लीजिए और रोटी को मुंह में भरिए। मुंह में भरने के बाद लार की सहायता से तो वो मिलेगा ही, आप उसको चबाइए और ज्यादा देर तक चबाइए दोस्तों। जब ज्यादा देर तक चबाओगे तो आपको उस रोटी से मिठास उत्पन्न होगा, मीठापन आ जाएगा। और वही मीठापन जो है, उसी मीठापन को हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो क्या करता है एमिलेज, क्या करता है, स्टार्च को किसमें बदल देता है, शर्करा में यानी चीनी में बदल देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाने से डायबिटीज हो जाता है, और चीनी की मात्रा घट जाने के बाद दोस्तों यहां भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई भी चीज हमारे शरीर में मेंटेन होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ये चीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक चीजों का सेवन करें, जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब चीजों को लेते रहें ताकि शरीर जो है ना स्वस्थ रहेगा। अब आते हैं कि ये एमिलेज जो है हमारे शरीर में क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। और दोस्तों याद रखना, एमिलेज जो होता है वो हमारे मुंह के लार में उपस्थित होता है। लार समझते हो? लार किसको बोलते हैं आइए बता रहे हैं। अगर कोई आदमी कोई स्वादिष्ट चीज खा रहा, स्वादिष्ट छोड़ो, एक इमली की बात करते हैं या नींबू की बात करते हैं, अगर आपके सामने कोई नींबू या इमली खाने लगे तो मुंह से अपने आप पानी गिरने लगता है, ऐसे कर गिरने लगता है ना, वही है लार। या फिर आप दांत को जब उठाओगे तो देखना, ऐसे करके जब दांत को उठाओगे तो दांत के साथ एक पानी जैसा ऐसे चिपचिपा सा उठेगा, वो है लार।
ठीक है भाई, वो है लार। तो लार में एमिलेज उपस्थित होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, माल्टेज। माल्टेज क्या दोस्तों? माल्टेज ये क्या करता है? चीनी को ग्लूकोज में चेंज करता है दोस्तों। चीनी को क्या करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। कौन? माल्टेज। और याद रखना दोस्तों, माल्टेज भी जो होता है ना, हमारे लार में उपस्थित होता है। ये चीनी को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। अब आता है ट्रैप्सिन। क्या दोस्तों? ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन जो होता है छोटी आंत में पाया जाता है, यानी अतड़ी में पाया जाता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को भी, प्रोटीन के बारे में भी वीडियो आएगा, टेंशन फ्री रहिए। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में क्या करता है दोस्तों? बदल देता है, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और एमिनो अम्ल से ही एंजाइम बना होता है। अब आइए देखते हैं लैक्टेज। लैक्टेज भी आपका छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, कहां पे? लैक्टेज भी आपका छोटी आंत में पाया जाता है। और यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है दोस्तों। और याद रखना, और लैक्टेज जो होता है आलू में भी पाया जाता है। कहां पे? आलू, जो सब्जियों का राजा होता है, उस आलू की बात कर रहे हैं हम, भालू की बात नहीं कर रहे। आलू, आलू में भी लैक्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? ये डीएनए बनाने में मदद करता है। यानी डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाने में ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है जो डीएनए बनाने में मदद करता है। अब आता है दोस्तों हेलिकेज। हेलिकेज भी क्या करता है? डीएनए के साथ मिलकर, डीएनए के साथ, हेलिकेज क्या करता है? डीएनए के साथ मिलकर हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं को कराता है। हमारे शरीर में होने वाले अभिक्रिया को क्या करता है दोस्तों? कराता है। अब आता है प्रोटेज। यह प्रोटीन को क्या कर देता है? एमिनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटेज क्या करता है दोस्तों? एमिनो अम्ल को, सॉरी, प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो अम्ल बनाता है। उसके बाद हम लोग इसका यूज को समझ लेते हैं मेरे भाई लोग। थोड़ा सा यूज देखिए, दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में, बोल कैसे सर? तो आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम हम लोग मिलाते हैं। रात को दूध में क्या करते हैं? इतना सा दही लेते हैं और दूध में मिला देते हैं। मिलाने के बाद दही, दूध क्या बन जाता है? दही में चेंज हो जाता है ना। तो वो जो दही हम लोग मिलाते हैं, उस दही में एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों। और उस एंजाइम का नाम लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है उस एंजाइम का नाम। और उस एंजाइम की सहायता से दूध किसमें चेंज हो जाता है? दही बनाने में चेंज हो जाता है। अब पाचन क्रिया में तो हम बताइए दिए, पाचन क्रिया में तो एंजाइम का उपयोग होता है। जैसे हम लोगों के पेट, खाना खाने के बाद अगर अपच हो जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि वहां पे क्या हुआ, आपका अम्ल की मात्रा बढ़ गया। और अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण, कहां? पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण, यानी पीएच मान 2 से कम हो गया, 1 जैसे भी हो। जब पीएच मान कम हो जाता है तो अम्ल का गुण क्या होता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण क्या हुआ? एंजाइम ठीक तरह से पेट में कार्य नहीं कर पाया। और ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण क्या होता है? भोजन जो होता है दोस्तों, उससे वो सही तरीके से विखंडित नहीं हो पाता है, टूट नहीं पाता है, पच नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए अपच हो जाता है। अब शराब में कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में, तो जब शराब हम लोग बनाते हैं, तो शराब बनाते हैं दोस्तों, तो उस शराब से हम लोग क्या निकालते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है कौन? एंजाइम। ठीक है, तो वो एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता। किण्वन मीन्स क्या? तोड़ना। तो यहां क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके अल्कोहल में चेंज कर देता है। किण्वन, किण्वन यानी चीनी को
कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल में चेंज करना, या कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में चेंज करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। तो यहां कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल, और अल्कोहल ही तो शराब होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? तोड़ करके अल्कोहल में चेंज कर देता है, उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन तथा इंसुलिन के निर्माण में, पेनिसिलिन क्या होता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। क्या? एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोधी। जैसे देखते होंगे कि जब डॉक्टर दवाई वगैरह देता है तो दवाई के साथ एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक देने का मतलब क्या है? कि वो दवाई दूसरे तरह का कार्य ना करे। और ये एंटीबायोटिक क्या करता है? हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया जैसे यानी जीवाणुओं, विषाणुओं जैसे सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता है, कोशिका भित्ति नहीं बनाने देता है, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है? वायरस जैसे या जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि ताकि वो उस हमारे शरीर में कोशिका भित्ति ना बना पाए, अपना घर ना बना पाए। घर बना लेगा तो वो बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है तथा इंसुलिन। अब इंसुलिन जो होता है दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो मानव निर्मित होता है और शरीर में भी होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, किसी आदमी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल जिसको हम लोग डायबिटीज का बीमारी कहते हैं या शुगर पेशेंट कहते हैं। तो जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उस इंजेक्शन में हार्मोन, कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन उपस्थित होता है। और ये हार्मोन क्या करता है दोस्तों? शुगर की जो लेवल बढ़ जाता है उसको फिर से वही लेवल में ले आता है, यानी बॉर्डर में ले आता है, लेवल पर ले आता है। और दोस्तों इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं? एंजाइम का उपयोग करते हैं। जहां तक उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि समझ में भी आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।